हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए जीके और जीएस का 16वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए इस जीके और जीएस के 16वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और इन 16 मॉडल पेपरों से पहले हम जीके और जीएस के 15 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन जीके और जीएस के 15 मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो इन 15 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस जीके और जीएस के 16वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की अंतरिक्ष नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कपूरथला को, ऑप्शन बी है बेंगलोर को, ऑप्शन सी है रामगढ़ को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत की अंतरिक्ष नगरी कहा जाता है बेंगलोर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गुप्त वंश का संस्थापक था कौन? श्रीगुप्त। तो सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, हजारों द्वीपों का देश किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए है क्यूबा देश को, ऑप्शन बी है थाईलैंड देश को, ऑप्शन सी है भूटान देश को और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया देश को। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि हजारों द्वीपों का देश किस देश को कहा जाता है। तो यहाँ पर तीसरे के अंदर हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि हजारों द्वीपों का देश कहा जाता है इंडोनेशिया देश को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे के अंदर सभी का ऑप्शन है डी। और देखिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, सुरेंद्र गुर्जर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है टेबल टेनिस से, ऑप्शन बी है बैडमिंटन से, ऑप्शन सी है रॉकेट थ्रो से और ऑप्शन डी है जेवलिन थ्रो से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सुरेंद्र गुर्जर का संबंध है जेवलिन थ्रो खेल से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे के अंदर सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है तीरंदाजी से, ऑप्शन बी है शूटिंग से, ऑप्शन सी है कुश्ती से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि शीतल देवी का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि शीतल देवी का संबंध है तीरंदाजी से। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी पांचवे के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो आप इस प्रश्न को ऐसे करना। यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है वेटिकन सिटी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने,
भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। और देखिए ये प्रश्न काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस प्रश्न को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त को, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त को, और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें के अंदर सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1931 में, ऑप्शन बी है 1951 में, ऑप्शन सी है 1941 में, और ऑप्शन डी है 1950 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना या प्रथम जनगणना हुई थी 1951 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कोर्ट किस खेल का परिसर है? या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस खेल के परिसर को कोर्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए है बैडमिंटन खेल के परिसर को, ऑप्शन बी है क्रिकेट खेल के परिसर को, ऑप्शन सी है हॉकी खेल के परिसर को, और ऑप्शन डी है बास्केटबॉल खेल के परिसर को। तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो बैडमिंटन खेल है इसके परिसर को बोला जाता है कोर्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है ए। या फिर देखिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम बोले, यहाँ पर बोला गया है कि निम्न में से कोर्ट किस खेल का परिसर है? तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन है ए, यानी कि जो कोर्ट है वो बैडमिंटन खेल का क्या है? परिसर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 14, और ऑप्शन डी है 22। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मानव खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है डी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस 2024 की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चलो 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से रेनिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है माँ के दूध में, ऑप्शन बी है केला में, ऑप्शन सी है अंडा में, और ऑप्शन डी है क्लोरेला शैवाल में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि रेनिन प्रोटीन पाया जाता है माँ के दूध में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बाल्य अवस्था में कितनी हड्डियां होती हैं? या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एक नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए है 666, ऑप्शन बी है 390, ऑप्शन सी में दिया गया है 270, और ऑप्शन डी में दिया गया है 444। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बाल्य अवस्था में कुल हड्डियां पाई जाती हैं कितनी? 270 है। या फिर हम कह सकते हैं कि एक नवजात शिशु के अंदर 270 हड्डियां पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखिए एक चीज याद रखना, जो नवजात शिशु होता है उसके अंदर लगभग 270 से लगाकर 300 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखना आप, और यहाँ पर हो जाएगा लगभग 270 हड्डियां। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से हो जाएगा सभी का राइट आंसर ऑप्शन है सी, यानी कि बालों के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो वो है रेनिन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है 5। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? पूछा गया है कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा है? और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑप्शन ए है जड़त्व का नियम है, ऑप्शन बी है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ऑप्शन सी है ये दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए, यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है कोसी नदी को, ऑप्शन बी है दामोदर नदी को, ऑप्शन सी है बनास नदी को और ऑप्शन डी है बी व सी दोनों को। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? पहली बात तो आपसे पूछा गया है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में प्लाज्मा कुल कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 55% और ऑप्शन डी है 0.1%। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर में प्लाज्मा पाया जाता है 55%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए है पूर्व भाग में, ऑप्शन बी है उत्तर भाग में, ऑप्शन सी है दक्षिण भाग में और ऑप्शन डी है पश्चिम भाग में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है वो भारत के पूर्व भाग में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसको थोड़ा ठीक कर लेना, मुख्यालय है ये। पूछा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है पेरिस में, ऑप्शन बी है जेनेवा में, ऑप्शन सी है लंदन में और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? पूछा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए 19वें के अंदर जिस भी अभ्यर्थी ने कमेंट सेक्शन के अंदर ए कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। तो राइट आंसर हो जाएगा 19वें में सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी कहा जा सकता है कि सूर्योदय के नाम से किस देश को जाना जाता है? ऑप्शन ए है नॉर्वे को, ऑप्शन बी है फिनलैंड को, ऑप्शन सी है जापान को और ऑप्शन डी है मालदीव को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? तो वो है जापान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें में सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो एक बार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि SSC MTS 2024 के एग्जाम से संबंधित आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले
देखने को मिले। और आज की इस वीडियो में हमने जीके और जीएस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिस भी अभ्यर्थी के 20 में से 18+ % सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।